नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी शख्सियात का जिन्होंने ज़मीन से उठकर आसमान की बुलंदियों तक ख़ुद को पहुंचाया है और तरक्की का रास्ता हमवार किया है, ख़ास तरीके से ऐसी शख्सियतों पर हम फोकस करना चाहते हैं जो अपने कारोबार, अपने बिज़नेस, अपने पेशे के साथ साथ कुछ सामाजिक एक्टिविटीज़ में भी दिलचस्पी रखते हों और समाज की भी फ़िक्र हो और कौम की भी फ़िक्र हो और देश की भी फ़िक्र हो और देश की जो उनकी परंपराएं हैं उन परंपराओं को भी निभाने का हुनर रखते हों। ऐसे लोगों से हम बात करना चाहते हैं और ऐसे लोगों का पैगाम लोगों तक पहुंचाकर हम खुशी महसूस करते हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब। डॉक्टर साहब मऊ के ही रहने वाले हैं, मगर अमेरिका में जाके आप शिफ्ट हो गए और वहाँ आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हम बहुत सारे सवालात करेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे और डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, डॉक्टर साहब के ख़ानदान के बारे में जानेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी है माई अमेरिकन ड्रीम, उस किताब के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का आपकी बात में बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और मैं मेरा पहला सवाल ये है कि आपका मऊ से सफ़र अमेरिका तक का कैसे हुआ, और पहले आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बचपन से लेकर जो आपकी तालीम हुई वो कहाँ हुई और फिर अमेरिका का सफ़र कैसे हुआ, और आप आराम से पूरी बात को बताएं। तो नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, हम लोग अपनी बात जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलवात के साथ शुरू करते हैं। तो किताब में सबसे पहले मैंने यही बात हाईलाइट की है कि हम लोग अल्लाह ताला के इतने शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कोपागंज जैसे स्मॉल टाउन से उठाकर और अमेरिका में मुझे पहुंचा दिया और वहाँ पे हमने तालीम की और हम लोग इस मौके पे इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हम लोग अपनी पूरे न टाउन की बल्कि पूरे सोसाइटी की मदद कर सकें। तो इसमें जो है सबसे पहले हम अल्लाह ताला के जो है का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस मौके तक इतना जो है मौका फराहम किया और यहाँ तक अब पहुँचा दिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अपना मैं अगर इंट्रोडक्शन कराऊं तो मैं बतला सकता हूँ कि बेसिक एजुकेशन से मैं चाहता हूँ कि आपकी पैदाइश कब हुई, किस सन में हुई, और फिर बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक कैसे पहुँचे, थोड़ा इस बात को बताना ज़रूरी है। हाँ, मैं पैदाइश जो है कोपागंज की है। मैं 1959 में पैदा हुआ था और मेरी बेसिक एजुकेशन कोपागंज की है। जब मैं 16 साल का था और 11th ग्रेड में था तो फिर यहाँ से हम लोग अमेरिका चले गए थे। मेरे वालिद साहब शिकागो में PhD करने के बाद PhD इन मैथमेटिक्स। अच्छा। या आई वुड हाईलाइट हिज कैरियर इन लिटिल बिट। तो मेरे जाने के बाद मेरी सारी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन शिकागो की है। उसके बाद मेडिकल स्कूल के लिए मैं फ़िलीपींस गया और वहाँ MD होने के बाद 28 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज ए किडनी स्पेशलिस्ट। लेकिन मैं इस्लामिक कामों में भी बहुत आगे रहा हूँ। जैसे अपने क्लिंटन इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट 4 बार रह चुका हूँ और वहाँ पे जितना भी इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट सबका जो है मैं देख रेख करता हूँ। 22 साल से मैं खुतबा भी लीड कर रहा हूँ। अच्छा। हर महीने मेरा रोटेशन आता है एक खुतबा देने का। तो मैं 22 साल से अपनी मस्जिद में खुतबा भी देता हूँ जुमे का। अच्छा। जुमे का खुतबा जो है 22 साल से भी दे रहा हूँ। तो इससे बहुत सारी इस्लामिक नॉलेज हो चुकी है ना। तो मैंने कहा कि जब मेडिकल नॉलेज और इस्लामिक नॉलेज को आप कंबाइन कर दें तो दैट इज़ दी माई अमेरिकन ड्रीम। तो ये इस्लामिक सेंटर कहाँ है अमेरिका में? जिस टाउन में मैं रहता हूँ क्लिंटन आयोवा में। अच्छा। इस्लामिक सेंटर है और मैं जाते ही उस टाउन में जाते ही सबसे पहला काम मैंने किया कि वहाँ के मुसलमानों के लिए जो है मौका फराहम किया कि वो जुमे की नमाज़ जो है अता कर सकते हैं, वरना उन लोगों को कहीं और जाना पड़ता था। 40-40 मिनट ड्राइव करके लोग जाते थे जुमे की नमाज़ पढ़ने। सबसे पहले मैंने जुमे की नमाज़ कायम की, फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वहाँ पे क्लिंटन इस्लामिक सेंटर कायम किया और वो 22 साल से हम लोग चला रहे हैं।
तो वहाँ जैसे मजहब की तबलीग करना जी या इस्लामी सेंटर बनाना, इसमें किसी तरह कोई दुश्वारी नहीं है? नहीं, कभी कभी दुश्वारी आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ। लोग थोड़ा सा अपोजिशन भी होता है बहुत सारे दूसरे जगहों पे, लेकिन लोग उसमें कामयाब नहीं होते। कभी कभी काम जो है 1 साल पीछे हो जाता है या 2 साल पीछे हो जाता है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा मजहबी फ्रीडम है अमेरिका में, इतने ज़्यादा हम लोगों को मौके फराहम किए जाते हैं कि वो सब छोटी सी जो नेगेटिव बातें वो ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब था कि क्या मजहबी फ्रीडम पूरी तरीके से है वहाँ? या बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। इसमें कोई शुबा नहीं। दुनिया में मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मजहबी फ्रीडम है अमेरिका ही में। तो जमहूरियत तो अमेरिका में भी है, जमहूरियत हिंदुस्तान में भी है। जी, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी चल रही है अमेरिका में। जी, दोनों जगह की जमहूरियत में क्या फ़र्क दिखा आपको? नहीं, हर जमहूरियत, जो अमेरिका की जमहूरियत सबसे हाईएस्ट क्लास की जमहूरियत कही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन फ्रीडम है। लोग जो है, जैसे जब हम लोग 9/11 का प्रोग्राम करते थे तो नॉन मुस्लिम आके कहते थे डेयरिंगली कि न सिर्फ आपको जो है 9/11 की जगह पे आपको बोलने का हक है, बल्कि वहाँ पे नमाज पढ़ने और मस्जिद बनाने का भी हक है। जब ये नॉन मुस्लिम कहेंगे पब्लिक में, तो इसका मतलब कि वाकई फ्रीडम है तभी तो। और कभी मैं नहीं समझता कि कोई जो है मस्जिद बनाने से स्टॉप कर पाया है। अच्छा, 9/11 जब हुआ जी, तो उस वक्त तो आप वहीं रहे होंगे? जी हाँ। तो उस वक्त क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी हवा चली थी या लोगों में नाराज़गी थी आम मुसलमानों को लेकर या इस्लाम को लेकर? हाँ, थोड़ा बहुत तो थी। मैं कहूँगा कि थोड़ी नेगेटिविटी तो थी। उसके बाद ख़ास तौर से जो है टेररिज्म के बारे में, लेकिन उस पर मुसलमानों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, पूरे न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया भर। हम लोगों ने हाईलाइट किया कि इस्लाम इज़ अगेंस्ट टेररिज्म, इस्लाम इज़ अगेंस्ट discrimination, Islam is, few people had hijacked our religion and we cannot let that happen. तो उसमें बहुत काम किया गया, मीडिया के सामने बताया गया। ये मसला पूरे दुनिया में चल रहा है कि इस्लाम को बदनाम करने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि ये मज़हब सख्ती का मज़हब है और आतंकवाद यहाँ से फैलता है, और बहुत सारे जो कभी मदारिस के बारे में कहे जाते हैं, कभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं मुसलमानों के, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आप लोगों ने जैसे वहाँ से आप इस माहौल से निकले और लोगों को कन्विंस किया आपने कि नहीं, इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है, तो वो क्या तरीके हो सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान हो गया, यहाँ भी बहुत सारी बदगुमानियाँ लोगों में फैली हुई रहती हैं मुसलमानों को लेकर, तो उन बदगुमानियों को दूर करने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो मुसलमानों ने बहुत इसमें स्ट्रगल की है उसको हटाने के लिए। पहले तो मीडिया को जो है को इन्वॉल्व किया। उन्होंने बतलाया कि कुरान शरीफ और हदीस के बिना पे जो है समझाने की कोशिश की कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि इफ़ यू किल वन पर्सन intentionally you kill the whole humanity if you save somebody, so how can Islam be promote any violence? So उसके बाद न सिर्फ जो है ये किया, बल्कि हमने बेटर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए, इस्लामोफोबिया को हटाने के लिए सारे फेथ बेस्ड रिलीजियस ग्रुप जो हैं उनसे कंबाइन करके हमने काम किया है। जैसे हमने अपने टाउन में कोविड के दौरान कई फूड ड्राइव की, उसमें बहुत सारे लोगों को जो है फूड जमा करके और उनको बांटा पूरे टाउन के सामने, और मीडिया भी आई, उन्होंने हाईलाइट किया। न एक बार नहीं, कई बार जो है हमने ये किया। और दूसरे टाउन में तो ये जो है ना हर महीने कई साल से चल रहा है जो फूड बांट रहे हैं। तो इससे जो है अच्छा इमेज बनता है ना मुसलमानों का। मुसलमानों ने वहाँ के सोसाइटी के लिए 100 से ज़्यादा फ्री मेडिकल क्लिनिक इस्टेब्लिश किए पूरे अमेरिका भर। सबसे बड़ी क्लिनिक जो है वो लॉस एंजलिस में है, शिकागो में भी है, डिट्रॉयट में है। तो वो फ्री सर्विस जो है 10, 20, 30 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। वाह। और उसकी फंडिंग कहाँ से होती है जी? उसकी फंडिंग नहीं, फंडिंग वो प्राइवेट फंडिंग है ज़्यादा। अच्छा, सब आपस में डोनेशन के जरिए जो है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं
उसका गवर्नमेंट से ज़्यादातर का 99% का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। फंड कैसे इकट्ठा करते हैं? नहीं तो फंड करना, वहाँ तो डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। इंडियन मुस्लिम डॉक्टर्स जो है बहुत हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, बल्कि कहा जाए कि अगर मैं कहूँ कि 10-20 हज़ार से ज़्यादा हैं तो ये मतलब झूठ नहीं होगा। तो आपस में कंबाइंड है, मतलब लिंक है, सब आदमियों का लिंक है। फिजिशियन का इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन एक है, बहुत सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो फंड जो है ना, दैट इज़ द लास्ट वरी जी। फंड की कभी कमी नहीं है वो। नहीं, फंड वरना इतनी बड़े बड़े इस्लामिक बन रहे हैं, कोई 5 मिलियन का बन रहा है, कोई 10 मिलियन का, कोई 15 मिलियन का। फंडिंग के कभी जो है ना, सब बस दिल चाहिए। अगर उनका दिल जो है इस काम में की तरफ रुजू है उनका, तो फिर फंडिंग की जो है तो इतना काम हो रहा है जो है। जैसे आपने एक आर्टिकल देखा हेती के बारे में, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो मुस्लिम फ़ौरन सामने आते हैं। कई $मिलियन हेती में उन्होंने मदद की, और बहुत सारे डॉक्टर जाके एज ए वॉलंटियर उन्होंने वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की। एक पैगाम निकल के आया डॉक्टर साहब की बात से कि अगर अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे आप गलत साबित करना चाहते हैं तो फिर कुरान और हदीस की रोशनी में आप आइए, और जैसा हमारे बुज़ुर्गों ने किया था आप अपना अमल भी दिखाइए। अगर आपका अमल दुरुस्त हुआ और अपने हमवतन दोस्तों के साथ, अपने हमवतन भाइयों के साथ, बिरादरान वतन के साथ आपका रवैया और आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि वो आपके अखलाक से मुतासिर हों और इस्लाम के बारे में जो उनकी गलतफहमियाँ हैं वो दूर हों। तो एक बात ये निकल के आई। डॉक्टर साहब, बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? तो सबसे बड़ी तो बेटी है। अच्छा। उसकी शादी हो गई है, हिबा मुख्तार। अच्छा, शादी हो गई उसकी? उनकी न सिर्फ शादी हुई बल्कि लड़के वाले जो है ना, यहाँ के मुख्तार नदवी साहब के नाती पोते हैं। अच्छा। काफ़ी मशहूर घराना। अच्छा, उन्हीं की घराना शादी? वो लोग जो है शिफ्ट हो गए बॉम्बे में। अच्छा। हाँ, तो उनकी 2 बेटियां हैं उसकी, और मिडिल लड़का जो है वो अब डॉक्टरी कंप्लीट करने वाला है, साद अंसारी। साद अंसारी। हाँ, तो इन 6 मंथ ही विल बी ए डॉक्टर इंशाल्लाह। अच्छा। और तो उनकी डॉक्टरी ख़त्म हो रही है। थर्ड जो है लड़का, वो भी जो है मेडिकल स्कूल में अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल उसका दाखिला हो गया मेडिकल स्कूल में, और वो मेडिकल स्कूल अगले साल से। मतलब बच्चे भी सब मेडिकल ही में है। अब जब अल्लाह ताला जिधर चाहेगा रुजू करेगा उधर हो रहा है। तो यह हकीकत है। आपने एक किताब लिखी जी कि माई अमेरिकन ड्रीम जी, तो इस किताब लिखने का ख्याल आपको क्यों कराया? मेरी शुरू से जो है मेरे अंदर ख्वाहिश थी या जज्बा था या कुछ था कि मैं अपने फादर की ज़िंदगी को हाईलाइट करूं, क्योंकि मेरे फादर जो है बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से, कोपागंज से वो निकल के उन्होंने वो कैसे जो है शिबली नोमानी कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर्स किया और वहाँ पे टॉप किया मैथमेटिक्स में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, लेकिन इतने कम मीगर बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी इतना उनको साहस था, इतना जो हौसला, इतना जज्बा था कि वो हायर एजुकेशन का कि मैं हमेशा से हाईलाइट करना चाहता था और लोगों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो दूसरे लोगों को बतलाना चाहता था कि कैसे अगर किसी के अंदर जो है जज्बा हो, हौसला हो, तो किस हाइट तक पहुँच सकते हैं। तो उनकी लाइफ जो है ना, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ की पॉपुलेशन के लिए एक एग्जाम्पल है जी। बिल्कुल। तो इसलिए पहला मोटिवेशन, क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी, और उनके नाम से मैंने एक कॉलेज खोला है कोपागंज में, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी इंटर कॉलेज, जो कि 26 साल से चल रहा है जी जी। तो और जैसे किताब आपने लिखी तो किस चीज़ से मुतासिर, आप किस चीज़ से हुए किताब लिखने की ज़रूरत पड़ी? उनकी लाइफ के बाद जो है मैंने जब अपनी लाइफ पे गौर किया तो मालूम हुआ कि मैं खुद भी तो बहुत काम कर चुका हूँ। हम लोग उसको छोटे जो काम जो करते रहे उसको हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जैसे मैंने अपनी स्क्रैप बुक, जब भी कोई आर्टिकल लिखता हूँ या कुछ होता है तो मैं उसको काट के अपनी स्क्रैप बुक में डाल देता हूँ कि याद रहे कि किस तारीख को किस मैगज़ीन में कहाँ पे। अब वो स्क्रैप बुक 5 हो चुकी थी
तो उसमें जो है तकरीबन मैंने अपने टाउन में 60 से ज़्यादा मेडिकल आर्टिकल लिखे हैं अपनी सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए, वहाँ की लोकल। और तो ये आर्टिकल सब वहाँ मैगजीन में छपते हैं? नहीं, वहाँ का जो अखबार है मेन, अच्छा, वो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। जितने आर्टिकल लिखता हूँ कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। वाह। हाँ, तो 60 से ज़्यादा आर्टिकल, उसमें से आप कहेंगे कि 6 आर्टिकल कोविड पे मैंने लिखे। तो सबसे लेटेस्ट आर्टिकल जो था उसकी हेडलाइन थी डिफीटिंग कोविड-19 विथ वैक्सीन एंड बूस्टर। तो बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल इसके अलावा जो है मजहबी साइड में मैंने 35 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं इस्लाम को जो है शेयर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो जब मैंने देखा कि मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ, कुछ चीज़ों की चीज़ ऐसा होता था कि मैं खुद इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन जब मेरे पेशेंट को मालूम होता था कि मैं यहाँ मऊ और कोपा में मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश कर चुका हूँ जिससे गरीबों को फ़ायदा होता है, जिसको यहाँ के लोगों को तो बहुत वो कहते हैं ओह यू हैव डन दिस। तो इससे मालूम होता था कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। और जब उनको जो है जो छोटी छोटी के चीज़ों के बारे में मालूम होता है कि मैंने कॉलेज कायम किया है, हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो है ऑल ईयर राउंड करते हैं, तो उनको बहुत जो है सरप्राइज़ होता था कि हम लोग ये काम इंडिया में कर रहे हैं। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ कर ही रहे हैं। तो जब उनका रिएक्शन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं इसके बारे में अगर किताब लिखूं तो हो सकता है उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो किताब तो शुरू होती है बायोग्राफी से, लेकिन उसमें इस्लामिक इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो जितना भी मैं सोच सकता हूँ कि नॉन मुस्लिम कैसे जो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो सब मैंने उसमें मेंशन करने की कोशिश की है। तो इस्लाम को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए और क्या तरीके वहाँ अपनाएं? क्या कोई सोसाइटी या कोई अंजुमन भी इस तरह की वहाँ कायम की है आपने? नहीं, वो तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन? क्लिंटन इस्लामिक सेंटर। अच्छा, उससे क्या काम होता है? तो वो तो सारे इस्लामिक एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं ना। तो न सिर्फ हम लोग नमाज, रोज़ा और ज़कात और हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, बल्कि हमारा मेजर जो है फोकस वो है इंटरफेथ रिलेशंस। इंटरफेथ का मतलब कि नॉन मुस्लिम आते हैं हमारी मस्जिद में, हम लोग स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है उनको इस्लाम के बारे में बतलाते हैं। कभी कभी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि हम चाहते हैं कि आप लेक्चर दे दें, मतलब फेस टाइम पे या जूम पे इस्लाम के बारे में, तो वो मैं कर देता हूँ। और हम लोग से मैंने एक बार 5-6 साल पहले मैंने एक अमेरिकन मुस्लिम पे सेमिनार भी करवाया उस टाउन में। उसमें 100 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम आए। तो उसमें ज़्यादातर जो है हमने इस्लामिक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की कि मुसलमान जो है अमेरिका में कैसे आए, कब आए। मुसलमान अमेरिका में कोलंबस से 100 साल पहले आ चुके थे। ईयर 1300 में माली मुस्लिम they traveled through the United States by boat। कि बोट में उन्होंने सफ़र करके पूरा फासला तय किया। उसके बाद 100 साल बाद जो है लैंड क्रॉसिंग भी हुई उनकी। तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं मालूम कि 1492 में जब स्पेन जो है मुस्लिम्स लूज़ कर दिए, तभी जो है इधर जो है कोलंबस डिस्कवर कर रहा था। तो वो तो बहुत लेट की बात है। तो ये सब चीज़ें हम लोग हाईलाइट करते हैं कि कैसे मुसलमान वहाँ पे ख़ास तौर से 1960s और 70s में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है। और अब जो है तो मुसलमानों की तादाद 14-15 मिलियन से ज़्यादा हो गई है अमेरिका में। नहीं, आपने एक बात कही अभी बोल रही है हम कि मस्जिदों में गैर मुस्लिम्स को बुलाते हैं और वहाँ इस्लाम का पैगाम देते हैं। जी, तो इस पर थोड़ा बताइए आप, क्योंकि क्या ये बात मस्जिद में गैर मुस्लिम्स को बुला के इस्लाम का पैगाम देना ये कहाँ तक बेहतर है या बेहतर नहीं है? नहीं, तो आप सिर्फ मस्जिद का जो है तस्वुर नहीं करें। इस्लामिक सेंटर में जो है वो जिम भी होता है, वो डाइनिंग हॉल भी होता है, किचन भी होता है और लेक्चर हॉल भी होते हैं। सही है ना? जिसमें हर चीज़ जो है तो वहाँ पे बैठ के
लेक्चर देना, उनसे उनके सवाल का जवाब देना, तो ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी पॉजिटिव चीज़ समझी जाती है। और ये हर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनाइटेड स्टेट में है उनके पास डिपार्टमेंट होता है, दावा डिपार्टमेंट, कि उनका काम ही है कि वो कि चीज़ें डेवलप करना, कि हम कैसे नॉन मुस्लिम को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना जो रिलीजन, अपनी बिलीव और अपनी प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो हम लोग उनको बुलाते हैं। बस अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं कि जब भी आप नॉन मुस्लिम को बुलाएं तो नेगेटिव चीज़ें जो है उनसे ना करें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला एक है और हम किसी और के माबूद नहीं हैं, और तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम लोग हाईलाइट करते हैं। कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जाके कि हम लोग एक दूसरे से क्या शेयर कर सकते हैं। जी जी जी। तो मालूम होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी बुक में ये बतलाया है कि बाइबल में लिखा है कि यू कैन प्रे स्टैंडिंग, यू कैन प्रे लाइंग, यू कैन प्रे इन सुजूद। तो मैंने उनको बतलाया है कि देखें हम लोग तो ऐसे ही करते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने का मकसद यही कि हम बतलाएं कि हम वी आर सिमिलर, वी शुड कम टुगेदर, वी शुड लिव टुगेदर, वी शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी एंड शेयर आवर रिलीजन एंड बिलीव्स, यू नो। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम लोगों को हाँ आपके हिंदुस्तान में, बल्कि महू में क्या पूरे मुल्क ही में कह लें कि अगर कोई बात, कोई मसला मसाइल की कोई बात होती है, शरीयत की कोई बात होती है, तो उसके लिए ये समझा जाता है कि एक्सपर्ट उसके मौलाना लोग हैं, तो मौलाना लोगों को समझना है। तो वहाँ का क्या निज़ाम है? कोई मजहबी चीज़ खुद पढ़ते हैं आप लोग, स्टडी करते हैं कुरान और हदीस की, या इस तरह के एक्सपर्ट लोग हैं जिनसे मुलाकात करके बात करते हैं? नहीं, हम लोग का जो है वहाँ समझें कि एक रिवाज सा बन गया है कि हर इस्लामिक सेंटर में वीकली प्रोग्राम होता है। तो जैसे हमारे इस्लामिक सेंटर में हर फ्राइडे को 6:30 बजे लोग गैदर होते हैं, 1 घंटा खाते हैं, अपने साथ बैठ के जो है खाना वाना खाते हैं। उसके बाद कुरानिक लेसन होता है, कुरानिक स्टडी, उसमें कुछ हदीस वगैरह भी, जो आदमी लेक्चर देगा 1 घंटे का, उसमें हर चीज़ शामिल होगी। हम लोग अपने घरों में ऐसा निज़ाम बना लिए कि जैसे अपने घर पे मैंने कि मगरिब के बाद, हर मगरिब के बाद हमारे पास वो हदीस की किताब है रियादुस सालिहीन, वो बड़ी मशहूर है अमेरिका में। अच्छा, किसकी लिखी हुई है? ये दारुस्सलाम ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिश करती है। अच्छा। तो उनकी किताबें बहुत अच्छी होती हैं, तो वो हम लोग 2-3 हदीस रोज़ाना पढ़ते हैं। अब उसमें 5, 7, 10 साल में हमने वो किताब जो है 2, 3, 4 बार पढ़ डाली है बच्चों के सामने जो है। और जब वो वापस जो है वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, वो बतला देते हैं कि हाँ ये वो बातें जो है ना दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इससे जो है बहुत नॉलेज बढ़ रहा है ना, वहाँ के मुसलमानों का जो है बारीकियाँ जो है वो खुद समझ जाते हैं। वैसे बड़े मसलों के लिए वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है फिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हाँ, फिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उसमें 14 जो है उलमा हैं, हर तरह के हैं। तो उन्होंने बल्कि ये बतलाऊं कि उन्होंने जो है फतवा दे दिया है कि हमें चांद के लिए जो है कैलकुलेशन काफ़ी है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका में, सऊदी में भी इस तरह की बात आई। तो 60-70% लोग मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं इसको, क्योंकि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में आपको ईद करनी है तो आप मुजब्जब में नहीं रह सकते कि ईद जो है कुछ लोग जो चांद में अभी भी जो बिलीव करते हैं वो 10 बजे रात, 11 बजे रात तक चांद का जी इंतज़ार करते हैं। कैलकुलेशन भी तो बड़ा सटीक आ गया, सेकंड बाय सेकंड तो एकदम कैलकुलेशन है। जब नमाज के लिए सारा कैलकुलेशन देखते हैं रोज़ाना जो है, हर मिनट, हर सेकंड, और क्या तो आपको अगले महीने के फलां दिन का नमाज का टाइम क्या होगा आज फिक्स है। हाँ, तो इसीलिए लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे पॉपुलेशन को, कि कैलकुलेशन पे आ जाए। तो धीरे धीरे हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। लेकिन बस कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो है कहते हैं कि नहीं, जब तक कि हम चांद नहीं देखेंगे, तो वो लटके रहते हैं 11 बजे रात तक जो है। अच्छा, आप तो वहाँ हैं और यहाँ के भी सारे निज़ाम को जानते हैं, तो क्या आप ये बात कहना चाहेंगे कि जो मदारिस हैं या जो हमारे दीनी इदारे हैं जहाँ से इस्लाम की तबलीग का काम होता है, या
बच्चों को पढ़ाने का काम होता है, तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स को बुला के इस्लाम के बारे में तशहीर करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। मदारिस में इस तरह काम तो नहीं हो रहा है। तो ये माहौल की बात है ना। अब मदरसों में जो है ये अगर दावा का जो है पहले से जो है उनके मतलब वो ऑर्गेनाइज करते तो फिर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग है बिल्कुल। नहीं तो माहौल अलग है तो क्या इसकी शुरुआत होनी चाहिए ना कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते रहें जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तबके के लोग हों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी तबके। वहाँ तो हर ऑर्गेनाइजेशन में है ये इसका मौका। अच्छा। अब यहाँ पे यूपी में होता है नहीं, ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है ना, इस चीज़ की कमी। जैसे आपकी बातें सुनकर एक बड़ा सीखने को मिला कि आखिर इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं तो उसके तदारुक का क्या तरीका है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वो उर्दू अखबारों में आएंगे, उर्दू वालों आएंगे तो उर्दू वाले ही पढ़ेंगे, तो उसका मतलब क्या निकला। हमारे जितने भी तसानीफ लोगों की आ रही हैं वो हिंदी या अंग्रेज़ी में आनी चाहिए ताकि सभी लोग पढ़ें, और इस तरह का इज्तिमा भी होना चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठें और तबसरा करें, दोनों धर्मों के बारे में तबसरा करें। जैसे अमेरिका में है कि फ्राइडे का खुतबा जो है वो इंग्लिश में होता है, तो उसकी अगर आप डिटेल देखें तो कुछ फर्स्ट खुतबा में कुछ पार्ट मैंडेटरी है जो अरबी में होना ज़रूरी है। हाँ, ठीक बात है। उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में खुतबा दे सकते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे बात करनी होगी वो टॉपिक पे अपना रखते होंगे बात। हाँ, उसके बाद कर सकते हैं। और फिर जो है पहले खुतबे के बाद बैठने के लिए वो थोड़ा सा अरबी 2-3 लाइन और पढ़ना पड़ता है। तो ये जो है ये मैंडेटरी पार्ट है, थोड़ा सा अरबिक, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज। लेकिन आज तक यहाँ पे जो है अब तक बहुत जगह नहीं हो पाया है। जो है अभी तक यहाँ जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब, और जो सेकंड खुतबा होता है वो प्योर उर्दू जो है मौलाना मौदूदी साहब का जो लिखा हुआ है वही। तो खुतबे का मतलब क्या है? खुतबे का मतलब पैगाम देना है ना, हालात हाज़िरा में पैगाम देना है। हाँ, आप मतलब खिताब कर रहे हैं तो खिताब इस लैंग्वेज में करें ना कि लोग समझ सकें और उससे जो है अपना नॉलेज बढ़ा सकें। तो यहाँ पे मकसद पूरा नहीं होता। वैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। कहीं पे खुतबे के पहले जो है कभी बयान होने लगा है, कुछ खुतबे के बाद कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है। आपकी अहलिया का कितना रोल है आपकी लाइफ में? नहीं, वो हमेशा वो तो मऊ से बिलोंग करती है, मऊ नाथ भंजन मोहसिनपुरा से। अच्छा। और उनका रोल बहुत सपोर्टिव रहा है, हर चीज़ में वो साथ देती हैं, हर चीज़ में हिस्सा लेती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो वो भी सोशल एक्टिविटी में रहती हैं। वो भी सोशल एक्टिविटी में तो नंबर 1 है। अच्छा, वेरी गुड। तो उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है इन सब कामों में। खास तौर से मेरी बुक लिखने में जो है उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रोल अदा किया है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इतना वक्त जो है कब किताब पे क्यों लगा रहे हैं, इतना वक्त इस्लाम पे क्यों लगा रहे हैं, बल्कि वो और उसमें सपोर्ट करती रही। कोई ऐसी बात जो सवाल ना आया हो या जो बात छूट गई हो जो आप कहना चाहते हो या अपने लोगों को या देशवासियों को पैगाम देना चाहते हो? जो ये सब काम कर रहा हूँ मैं, तो ये कुरान शरीफ के बेस पे कर रहा हूँ। एक कुरान शरीफ की वर्स है, वल तकुम मिनकुम यदऊन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि द इस्लामिक उम्मा कैन नॉट बी द बेस्ट उम्मा अनटिल दे नॉट ओनली बिलीव, सभी लोग बिलीव करते हैं, बिलीव के अलावा जो है दे हैव टू डू मोर, दे हैव टू प्रमोट गुडनेस इन द सोसाइटी एंड दे हैव टू प्रमोट वाइस, गलत चीज़ों से लोगों को हटाना है। तो हम लोग प्रमोशन ऑफ गुड इज़ लाइक प्रमोटिंग एजुकेशन, डूइंग वेलफेयर, चैरिटेबल वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, लोगों का जो इस्लामिक नॉलेज बढ़ा रहे हैं, लोगों का मेडिकल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, मजहबी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर हमारे ये क्लियर है कि हम इस्लामिक काम कर रहे हैं और कुरान के बेस पे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका हमें अच्छा अजर देगा। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर अली अंसारी साहब को, और बहुत सारी कारामद बातें मिली हैं
कि यहाँ और अमेरिका में काम करने का क्या तरीका है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को आज डॉक्टर साहब से मिला है, और डॉक्टर साहब का ख़ास एक पैगाम जो आज नोट करने के लायक है कि जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए कि जो गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उनको मदऊ करें, और मदऊ करके अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने ज़ुबान के ज़रिए अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करके उन्हें जो गलतफ़हमियाँ इस्लाम के बारे में उन गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करें। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।